मैनेजमेंट का चैप्टर हमारा जो हमारा मैनेजमेंट प्रोसेस है इसमें क्या होगा था, हमने प्लानिंग के बाद हमने ऑर्गेनाइजिंग की। ऑर्गेनाइजिंग का क्या किया, ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाया। ठीक है, उस ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर को चेंज कर दिया। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बाय पीपल, ये हमारे लिए सवाल है। यानी कि हम कह सकते हैं राइट ऑफ ये हमारे लिए सवाल है। अभी ये सब प्लानिंग का ही पार्ट चला जा रहा है और मॉर्निंग की तरफ से प्लानिंग का भी पार्ट था। स्टार्टिंग की तरफ देखा जाए तो प्लानिंग भी है, अब एग्जीक्यूशन डायरेक्टिंग। एक्चुअली में ये लोग अब काम करना स्टार्ट करेंगे तो ये हमारी एग्जीक्यूशन स्टेज है। एग्जीक्यूशन के बाद हम कंट्रोल करते हैं। कंट्रोलिंग क्या हमने जो ये ऐसा प्लान किया था उसके अकॉर्डिंगली सारे काम चल रहे थे और कंट्रोल करने के बाद इसकी रिक्वायर का प्रोसेस तो किसी भी न्यू ऑर्गेनाइजेशन के लिए तो प्लानिंग फर्स्ट स्टेप है और न्यू ऑर्गेनाइजेशन। तो अगर ये आता है प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेप तो फर्स्ट स्टेप, प्लानिंग इज नॉट द फर्स्ट स्टेप। जब हम कंट्रोलिंग करते हैं तो कंट्रोलिंग के आउटकम्स और डेफिनेशन को फिर हम ठीक करने के लिए कुछ प्लान करते हैं, लेकिन ऑनगोइंग प्रोसेस। लेकिन हम कोई न्यू ऑर्गेनाइजेशन न्यू सेटअप है उसके लिए प्लानिंग करते हैं। तो प्लानिंग इज फर्स्ट स्टेप ओनली फॉर न्यू ऑर्गेनाइजेशन। फिर हमें करते करते आते हैं तो आज हम इस टॉपिक पर आ रहे हैं कि स्टाफिंग आदि क्या होता है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग जो है राइट पर्सन को राइट, यानी कि स्टाफिंग में हम पहले लोगों को अट्रैक्ट करने हैं कि हमारे यहाँ अप्लाई करो, कौन से जॉब के लिए कौन से पोजीशन के लिए ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बनाई गई। याद है ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या कर किया गया, हमने कहा ये मार्केटिंग। अगर हम फंक्शनल की बात करें तो ये मार्केटिंग है, ये फाइनेंस है, ये प्रोडक्शन है, 3 डिपार्टमेंट अलग अलग है, ये HR है, ये परचेज है। ठीक है ना, ऐसे करके बहुत सारे ये फंक्शनल डिपार्टमेंट है। तो हमें एक सेट चाहिए। तो इसके नीचे इसने कहा कि मुझे ये एनालाइज करना कि हमारे पास कितनी एम्प्लॉइज है और ये कितने की रिक्वायरमेंट है। न्यू ऑर्गेनाइजेशन है उसको तो ये एनालाइज करनी है, हमें मार्केटिंग में कितनी चाहिए, हमें फाइनेंसिंग में कितने लोग चाहिए, वो 5 तो हेड चाहिए। इन 5 हेड के अंदर क्यों कितने लोग चाहिए, कितनी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए, कितनी अनस्किल्ड चाहिए, कितनी मिडिल लेवल मैनेजमेंट के लिए चाहिए, कितनी टॉप लेवल के लिए चाहिए। अगर एग्जिस्टिंग ऑर्गेनाइजेशन है तो उसको ये देखना है कि हमारे एट प्रेजेंट कितने हैं, हमें कितने की रिक्वायरमेंट है, जो एट प्रेजेंट है और जो रिक्वायरमेंट है उसके डिफरेंस अमाउंट हमारी रिक्वायरमेंट हो जाएगी। उतने लोगों की हायरिंग करनी है, पहले एप्लीकेशन आएंगे, फिर सिलेक्शन प्रोसेस होगा, फिर उनके अपॉइंटमेंट, सारा प्रोसेस हमारा चलेगा। तो बेसिकली स्टाफिंग क्या है, स्टाफिंग इज द प्रोसेस ऑफ इनवाइटिंग एप्लीकेशन देन सिलेक्टिंग आउट ऑफ दैट। तो हम इनवाइटिंग एप्लीकेशन करेंगे, पहले इनवाइटिंग एप्लीकेशन ये पॉजिटिव प्रोसेस है। नेगेटिव प्रोसेस स्टार्ट होगा। नेगेटिव प्रोसेस क्या होगा, सिलेक्शन।
तो सिलेक्शन नेगेटिव प्रोसेस होगा। तो ये सारी प्रोसेस अब हम लगता है। तो स्टार्टिंग is to put the right person on the right job on the basis of qualification, on the basis of income and various skills. हम जहाँ उसका इंटरेस्ट है, कितना वो करना चाहता है, उसको उसके अकॉर्डिंगली कुछ ऐसे रखना है जिससे कि वो रिसोर्सेज को बहुत अच्छे से यूटिलाइज करे, प्रोडक्टिव भी रहे, उनका पर्सनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो, ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव भी फुलफिल हो। इन सारी बातों को मद्देनजर रखते हुए वी राइट पर्सन ठीक है। स्टाफिंग का मतलब समझ में आ गया, नोटेड डाउन। फिर हम उसके बाद स्टाफिंग को आगे करते हैं। Importance of staffing. Why staffing is important? ऐसा तो मैंने बताया अभी staffing important क्यों है, ठीक है। ये पॉइंट्स बहुत ज्यादा डिटेल में कुछ नहीं है, सिर्फ वो पॉइंट्स देखेंगे दैट विल बी सफिशिएंट, क्योंकि इससे ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आता है कि आपको बहुत पहले क्वेश्चन आप पॉइंट भी बताए बिकॉज जनरली 80% पेपर जो आपको आता है वो केस स्टडी भी, ठीक है। जैसे कि एक है Mental discovery and obtaining competent person. Competent लोगों को competent person होता है, तो मतलब एम्प्लॉय competent person ने हायर करना, उनको एम्प्लॉय करना, ये स्टाफिंग हमें हेल्प करें। क्योंकि किसी ऑर्गेनाइजेशन की जो मेन बिल्टअप होता है या जिनकी पावर होती है वो वहाँ के एम्प्लॉयज होते हैं। हम कोई भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जो भी हम कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल है, हमेशा क्रेडिट चाहता है उसके ओनर को कि उसकी फोरसाइटेड है, उसकी इंटेलिजेंस वो वहाँ कर पाता है। कोई भी इंसान, कोई भी एम्प्लॉयर, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी कंपनी हाइट पे जा ही नहीं सकती अगर उसके एम्प्लॉय अच्छे ना। हाँ, उसके एम्प्लॉय अच्छे हो, वो अच्छे एम्प्लॉय होने, ये स्टाफिंग का काम है। एम्प्लॉय को ढूंढना और फिर उनसे काम कराना, यहाँ पर हम कहेंगे कि एक ओनर की काबिलियत है। वो अपने एम्प्लॉय को कैसे डील करते हैं कि उसके एम्प्लॉय उसी में काम करना चाहे, ठीक है। Need for high performance. High performance कब आएगी? Need for high performance by right person. एक सही पर्सन राइट होते हैं ऑन राइट जॉब। राइट पर्सन राइट जॉब पर होगा तो वो अपना काम ज्यादा अच्छे से कर पाएगा, ज्यादा एफिशिएंटली कर पाएगा, ठीक है ना। क्यों कर पाएगा ज्यादा अच्छे से? अब एक आदमी है, उसको मान तुमको क्रिएटिविटी पसंद है और तुमको क्रिएटिविटी छोड़ के नॉन क्रिएटिव वर्क में डाल दिया जाए, तुम्हें फाइनेंस कंपनी में मार्केटिंग दे दी जाए, तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं आएगा, नौकरी क्या करोगे? इतनी नौकरी है लेकिन तुम उसके साथ नहीं करोगे ना, वो नहीं। बस आपको फाइनेंस का शौक है, आपको फाइनेंस दे दिया है तो आप ज्यादा खुश होगी। आपको मार्केटिंग का शौक है, आपको मार्केटिंग मिल जाएगी, आप ज्यादा खुश होगी। Right person for the right job. That is more important.
ensures the continuous survival and growth of enterprise. किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की रेगुलर ग्रोथ जैसे बताया वो तभी पॉसिबल है जब उनके पास राइट पर्सन। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन ग्रो कर ही नहीं सकती, सर्वाइव कर ही नहीं सकती अगर उसके पास राइट पीपल नहीं। जितना भी रिसोर्स है उनसे सही ढंग से काम लेगा, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन। क्योंकि एक अच्छे मैनेजर को यही देखना है कि हमारी किस एम्प्लॉय की एफिशिएंसी है और इनको प्रॉपरली यूज करना। जैसे कि मैंने बताया यहाँ पर कि अब एक पर्सन को मार्केटिंग पसंद है लेकिन उसको फाइनेंस दे दिया जाए तो मार्केटिंग कर लेना की नौकरी करनी है लेकिन शायद वो अपना बेस्ट नहीं दे पाएगा। तो वो चीज यहाँ पर है, अगर आपने राइट पर्सन रखा है, राइट प्रॉब्लम, तो हम ह्यूमन रिसोर्स को ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन दे सकते हैं। वो अपना बेस्ट दे सकता है अगर हमें उसकी अकॉर्डिंग ही जॉब। तो खुद ही सोचना जो सब्जेक्ट तुम्हें पसंद है उस सब्जेक्ट को पढ़ने में तुम्हें टाइम कम लगता है और तुम ज्यादा उसे ग्रास्प कर पाते। जब कोई चैप्टर पसंद नहीं है, कोई सब्जेक्ट हमें पसंद नहीं है तो हमारे साथ क्या होता है, बहुत बोर लगता है, मन नहीं करता। पढ़ना तो है क्योंकि डंडे का जोर है, मार्क्स लाने, पढ़ना तो पड़ेगा, ऑप्शन है क्योंकि लेकिन उसमें शौक से नहीं पढ़ोगे, रोज उठ के पढ़ोगे। जो सब्जेक्ट पसंद है, जो चैप्टर पसंद है उसको पूछो पढ़ो, होता है ना। यही सेम एक प्रॉब्लम होता है। हाँ, ये सब्जेक्ट ही मिलेगा। अगर एम्प्लॉय खुश रहेगा तो उसका मोरल भी सही होगा, अपनी जॉब। आपने जिस पर्सन को मार्केटिंग पसंद है उसको वो दे देगा तो खुश काम करेगा तो मोरल हाई होगा। और स्टाफिंग में, जो स्टाफिंग डिपार्टमेंट है, स्टाफिंग वो छोटा सा काम है, मेन स्टाफिंग में ये बहुत बड़ी टर्म है। स्टाफिंग तो उसका एक पार्ट है बट हमारे सब कुछ ऐसा ही है, हमारे सिलेबस में स्टाफिंग ही है बस। बट स्टाफिंग में भी एम्प्लॉयज की प्रॉपर ट्रेनिंग है, उनको ट्रेन करना, उनको डेवलपमेंट उनके लिए करना, उनके लिए रेगुलर रिक्रिएशन एक्टिविटीज करना, तो ये सब कुछ होगा और एम्प्लॉय को जॉब सेटिस्फेक्शन होगा। लेकिन अगर वो कोई काम उसे आता है लेकिन आपको कैसा चाहिए आप उसकी ट्रेनिंग दे दो, आपको ही काम आता है लेकिन हमें ये तरह से चाहिए इस काम को, तो जॉब सेटिस्फेक्शन होगा, मिस्टेक्स कम होंगी, प्लस एम्प्लॉयज का मोरल हाई होगा। क्योंकि जब वो अच्छा काम करेगा तो उसका मोरल हाई रहेगा। अगर आपको किसी सब्जेक्ट में मार्क्स अच्छे आते हैं तो आपका मोरल हाई होता है कि हम उसमें और पढ़ें, क्योंकि एम्प्लॉय ने अपने जॉब पर अच्छा परफॉर्म किया और उसको उसमें रिकग्निशन मिली, ठीक है, तो उसका मोरल हाई होगा, होगा कि नहीं होगा। हम इसमें भी आगे इंसेंटिव प्लान करना भी इन्हीं का काम होता है, किस एम्प्लॉय को कितना इंसेंटिव देना है, फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना देना है, नॉन फाइनेंशियल इंसेंटिव कितना देना है, एम्प्लॉय को किस तरह का इंसेंटिव चाहिए। जब हम नेक्स्ट चैप्टर पढ़ेंगे डायरेक्टली उसमें हम लोग पढ़ेंगे मोटिवेशनल थ्योरी। उस मोटिवेशनल थ्योरी के बेसिस पे ये डिसाइड होता है कि एम्प्लॉयज को मोरल को हाई करने के लिए उन्हें कैसा इंसेंटिव चाहिए। किसी किसी को तो चाहिए होगा कि हमारा सैलरी बढ़ा दो, किसी को चाहिए तो सैलरी बहुत है लेकिन हमें कुछ रिकग्निशन चाहिए, है ना। तो ये सब बातें हम लोग अभी डायरेक्टली करेंगे। तो स्टाफिंग क्योंकि आपने राइट पर्सन राइट प्लेस रखा है, जो पर्सन जिस तरह की जॉब चाहता है हमने से वैसा ही काम किया है तो उसके अंदर ऑटोमेटिकली सेटिस्फेक्शन आ जाएगा उसको। दैट्स व्हाई स्टाफिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है।
उसके बाद ये जो टॉपिक है स्टाफिंग एज पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, ये आपके सिलेबस में नहीं है। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी आपके सिलेबस में नहीं है। नेक्स्ट टॉपिक आता है आपके सिलेबस में स्टाफिंग देखो नहीं आती तो पसंद कैसे है, जो चीज आपको नहीं आती आप ये कह ही कैसे सकते हो कि नहीं, देखो ऐसे नहीं होता है ये, मतलब ऐसा नहीं है। ये जॉब की बात हो रही है, जब आप उस जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हो तो आपने उसमें कुछ क्वालिफिकेशन दी होगी तभी अप्लाई कर रहे हो। आपने मार्केटिंग में इंडीड लिया होगा तभी तो आप वहाँ के मार्केटिंग मैनेजर के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो ये चीज तो कह ही नहीं सकते कि उसे आती है नहीं आती। हम ये देख रहे हैं कि जो मार्केटिंग वाला है हमने उसे मार्केटिंग के लिए अपॉइंट किया और कुछ दिनों बाद हमने उसको दिया कि तुम सब अपनी फाइनेंस का थोड़ा सा भाग लो, कैसे बेचारे ऑर्गेनाइजेशन जो इसको हम और थोड़े इस एग्जाम्पल पे लेके आते हैं स्कूल लेवल पे। स्कूल लेवल पे मान लो कॉमर्स के टीचर भी एक्सपेक्ट किया जाता है कि कॉमर्स का जो भी टीचर होगा वो तीनों सब्जेक्ट अकाउंट्स एंड बिजनेस स्टडीज तो एटलीस्ट 2 सब्जेक्ट को माना जाता है कि वो दोनों पढ़ा सकता है। इकोनॉमिक्स में कि अलग से मास्टर्स इन इकोनॉमिक्स बैचलर्स इन इकोनॉमिक्स होती है, लेकिन अकाउंटेंसी में या बिजनेस स्टडीज में जनरली नहीं होती। जो स्टेट यूनिवर्सिटीज हैं वो देती हैं अकाउंटेंसी में या बिजनेस स्टडीज में देती हैं स्टेट यूनिवर्सिटी, जनरली नहीं होती। मान लो मेरी एज अ टीचर कहीं अपॉइंटमेंट हुई और मुझे ये बोला गया मेरी अपॉइंटमेंट हुई है, मैंने अकाउंट्स टीचर के लिए अप्लाई किया और मेरी अकाउंट्स टीचर के लिए अपॉइंटमेंट हो गई, बट मुझे वहां की कुछ बोल दिया है कि आपने बिजनेस स्टडीज पढ़ाओ, तो शायद मेरा मन ऐसे हो गया। या मुझे पढ़ाते समय ये लगा कि नहीं अकाउंट्स पढ़ाने में ना मुझे उतना मजा नहीं आ रहा, और मैंने एक दिन दूसरे का सब्स्टिट्यूशन ले लिया था बिजनेस स्टडी, मैंने वो ज्यादा अच्छा पढ़ाया तो मुझे समझ में आया, तो मैंने रिक्वेस्ट की कि क्या मैं बिजनेस स्टडीज में पढ़ा सकती हूँ। तो यहाँ पर भी कह सकते हैं कि उसको नॉलेज है लेकिन उसको खुद नहीं पता था कि इंटरेस्ट कहाँ है। लेकिन इन जॉब में जब जा रहे हो तो मार्केटिंग के जॉब, एचआर के जॉब, प्रोडक्शन मैनेजर की जॉब, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, वेरियस एमबीए कोर्सेज आ गया, तो आप लोग स्पेशलाइजेशन क्या होगा तभी तो आप उस फील्ड में जा रहे हो, तो ऐसा नहीं होता। ठीक है, प्रोसेस ऑफ स्टाफ जैसे कि हम प्लानिंग का वाटर 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 इसका मतलब क्या है, वो कह रहे हैं बड़ी कोटेशन को तुम कहीं भी डाल सकते हो, प्रोसेस में लिख दी है लेकिन इसको तुम इम्पोर्टेंस में भी डाल सकते हो। स्टार्टिंग की डेफिनेशन लिखो दूसरे में डाल सकते हो, मतलब एज एन इंट्रोडक्शन कहीं भी डाल सकते हो। इसका मतलब सिर्फ ये है हमारी अर्थ में कहते हैं 2/3 वाटर से है, लेकिन वो सारे का सारा वाटर पीने लायक तो है नहीं। तो इसी वजह से अगर हम बहुत सारे एम्प्लॉयज अगर हमारे 1000 एम्प्लॉयज हैं तो काम करने वाले कितने हैं, काम करने वाले थोड़े से ही हैं, तो उससे क्या होता है अननेसेसरी फाइनेंशियल बर्डन है। तो हमें वो वाला हिसाब नहीं रखना कि एम्प्लॉय तो बहुत है पर हम उसमें काम करने वाले हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तो इसीलिए राइट पीपल एट राइट जॉब ये हमें करना बहुत जरूरी है। ठीक है, ये स्टाफिंग का इंट्रोडक्शन का मुझे कोर्स। अब हम नेक्स्ट आते हैं प्रोसेस ऑफ स्टाफिंग। फर्स्ट इज एस्टिमेटिंग मैन पावर रिक्वायरमेंट्स। हमारे पास क्या क्या जॉब प्रोफाइल, हमारा फ्यूचर प्लान क्या है, हम एक्सपेंशन करना चाहते हैं या नहीं चाहते, प्रेजेंटली कितनी पर्टिकुलर जॉब है हमारे पास, वो हमारा ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर बता रहा है। और फिर पूरी मैन पावर रिक्वायरमेंट में हमें 2 एनालिसिस चाहिए, वर्क फोर्स एनालिसिस का मतलब है कि हमें कितनी रिक्वायर्ड है, किस पर्टिकुलर डेस्टिनेशन के लिए, किस स्किल के लिए, कितनी जॉब के लिए, कितने लोग हमें चाहिए, ये हमें रिक्वायर्ड बता रहा है, ये हमें एक्चुअल बता रहा है।
तो बहुत लोड, हम कितना लोड डालना चाहते हैं, इसको याद रखने का तरीका ये है, हम कितना लोड डालना चाहते हैं और हमारे पास कितनी फोर्स अवेलेबल है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वर्क लोड और वर्क फोर्स एनालिसिस। जब आपको एमसीक्यूज आते हैं तो एमसीक्यूज मोस्ट कॉमन थिंग, तो ये दो टर्मिनोलॉजीज कभी ऐसा हुआ ही नहीं किसी पेपर में नहीं है, ऐसा होता ही नहीं है, हर पेपर में होती है, हर उनके पेपर में होती है, हर बार बोर्ड एग्जाम में भी होती हो रही है। इनके दो टर्म में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो समझ आ जाती है कि आसान ही दूसरी पेपर समझने में, वर्क लोड होता है जैसे रिक्वायर्ड है, वर्क होगा जितने एक्चुअल है, पेपर में आता है वर्क रिक्वायर्ड बट इतनी एक्चुअल, ये बहुत कॉमन कंफ्यूजन। तो मुझे याद रखने का तरीका ये बता रही हूँ, लोड को ऐसे लोग हम कितना लोड डालना चाहते हैं, फोर्स भी अवेलेबल है, फोर्स है कितनी हमारे पास, इस तरह से याद रख लो कि सेंटेंस फॉर्म में फोर्स कितनी है, लोड कितना डालना है, ठीक है। तो आपके लिए याद रखिए, बाकी तो सब सेम ही है, किसका लोड, कौन से फोर्स, जॉब किस तरह की स्किल, किस डिपार्टमेंट में, किस जॉब स्पेसिफिकेशन में, तो सबसे पहले मैन पावर रिक्वायरमेंट को एनालाइज करते हैं, हमें जानना जरूरी है। और ये हम मैन पावर रिक्वायरमेंट एचआर ही नहीं देखता, ये भी कंसल्ट करते हैं कि हम चाहते तो इतना है, चाहने से क्या होता है, क्या हमारे पास इतना फाइनेंस है कि हम उनकी सैलरी पे कर पाएंगे, चाहते तो मैं 10 एम्प्लॉय रखना, लेकिन क्या मैं अफोर्ड कर सकती हूँ 10 एम्प्लॉय, नहीं कर सकती। तो अगर मैं नहीं कर सकती तो मैं उसको यहाँ पे रिक्वायर्ड में 10 में कैसे डालूंगी, ठीक है। मुझे रिक्वायर्ड में वो डालना है कि हमें इस प्रेजेंट सिनेरियो हमारे पास इतना स्पेस है, या हम उन्हें वर्क फ्रॉम होम दे रहे हैं, हमें उनको क्या क्या फैसिलिटीज देनी है, ये सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हमें वर्क लोड एनालिसिस करना है, और फिर हमें देखना है कि हमारे पास एक्चुअली कितना अवेलेबल है, और फिर इन दोनों का जो डिफरेंस है उसके लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉलो करना है। रिक्रूटमेंट प्रोसेस में क्या होता है, एक जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, कभी तुम लोगों ने साइट पर देखा है, जॉब साइट, एम्प्लॉयमेंट साइट पर देखी है आज तक, अभी जरूरत नहीं पड़ती, हाँ, तो उसमें लिंक्डइन पे भी आते हैं, हर जगह आजकल तो लिंक्डइन बेस्ट रिक्रूटमेंट से अपना सोर्स बना हुआ है। तो क्या होता है, उसमें जॉब डिस्क्रिप्शन होता है, जॉब डिस्क्रिप्शन है, और ज्वाइनिंग कब से उन्हें करनी चाहिए, और काफी जॉब डिस्क्रिप्शन में सैलरी भी लिखी होती है, मुझे एक्सपेक्ट करनी, कई बार नहीं, मेन हमारा जेडी होता है जॉब डिस्क्रिप्शन। उस जॉब डिस्क्रिप्शन के थ्रू हम ये कहते हैं कि आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं, हम लिंक्डइन पे डालते हैं, naukri.com डालते हैं, बहुत सारे, तो हम अभी करेंगे सोर्सेज ऑफ, ये हम भी करने वाले हैं कि अलग अलग सोर्सेज क्या है, तो इन सब का आंसर हम डाल रहे हैं, और हम सबसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, इसे पॉजिटिव प्रोसेस बनाए कि मैक्सिमम लोग अप्लाई करें, अलग अलग तरीके से हम हर जगह डालते हैं ताकि लोग अप्लाई करें। हम वेरियस फॉलो करेंगे, अभी सिलेक्शन प्रोसेस अलग से भी कर लेंगे हम, सिलेक्शन प्रोसेस में पहले हम स्क्रीनिंग करते हैं, तो अगर टेस्ट लेना तो टेस्ट लेते हैं, ग्रुप डिस्कशन लेना, इंटरव्यू लेना, मेडिकल टेस्ट लेना, इन सब के बाद उनका रेट को चेक करना, बैकग्राउंड चेक करना, ये सब चेक करके हम सिलेक्शन कर देते हैं। तो रिक्रूटमेंट पॉजिटिव प्रोसेस है टू अट्रैक्ट एज मेनी एप्लीकेशन फॉर द जॉब डिस्क्रिप्शन, बट सिलेक्शन इज अ नेगेटिव प्रोसेस कि इवन स्टेप पे हम उनको नहीं कर हैं, कम जरिया एक बार ये सिलेक्ट कर दिया तो वो उनको प्लेसमेंट और ओरिएंटेशन देते हैं, हम उनको उनकी प्लेसमेंट देते हैं, ये ऑफर लेटर है, फिर वो ऑफर लेटर एक्सेप्ट करते हैं, और एक्सेप्ट करके हम उन्हें प्लेसमेंट देते हैं कि ये आपकी जॉब है, ये आपका डिस्क्रिप्शन है, ये आपकी वर्क है, ये आपकी सैलरी, हमें प्लेसमेंट देते हैं। और ओरिएंटेशन में एक तरह से ट्रेनिंग हो जाती है, आपको अपनी ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हैं, जैसे आप कॉलेज में जाएंगे तो आपको ओरिएंटेशन होगा, आपको कॉलेज के ओरिएंटेशन में क्या बताएंगे कि आपको ये प्रॉब्लम है तो कहाँ जाना है, आपकी सब्जेक्ट टीचर कौन है, ये सब बताया जाएगा।
अपने इंस्टीट्यूशन के बारे में बताया जाएगा कि हमारे इंस्टीट्यूशन क्या है। ऐसे ही जब आप जॉब में जाते हो तो जॉब में ओरिएंटेशन में ये बताया जाता है कि हमारी कंपनी क्या है, हमारी कंपनी का बैकग्राउंड क्या है, प्रोफाइल क्या है, हमारी कंपनी एम्प्लॉय से क्या चाहती है, हमारी कंपनी अपने एम्प्लॉय को देती क्या है, हमारी कंपनी के प्रोडक्ट क्या क्या है, आपको क्या क्या यहाँ पे अलाउंसेस मिलेंगे, पर्क्स मिलेंगे, हमारे यहाँ काम वर्क कल्चर कैसा है, आपको अभी किस तरह की प्रॉब्लम है, किसके पास जाना है, तो वो सारी बातें वो ओरिएंटेशन में लगाता है। तो बहुत सारी कंपनी तो ऑनलाइन करवा देती है कि 1 दिन 2 दिन का ओरिएंटेशन प्रोग्राम चला दी, कुछ फोटो को भी चलाती है 2 घंटे का ओरिएंटेशन। कोई कोई कंपनी तो 3 दिन 4 4 दिन का स्टे के ओरिएंटेशन करा दे कि 4 डेज का स्टे इस रिजॉर्ट में है, अब आप ओरिएंटेशन है। और डाइकिन जैसे अभी भी हमारे लोग गए थे, उनका डाइकिन का ओरिएंटेशन था 15 डेज में गाँव के रिजॉर्ट में। बट वहाँ पे पूरा 15 डेज से 24 घंटे का शेड्यूल बना हुआ था, ऐसा नहीं था कि अपनी एजेंसी कभी भी दिक्कत होगी। तो बहुत सारी बातें ओरिएंटेशन में आपको बताना चाहिए। फिर ट्रेनिंग और डेवलपमेंट। अब हम एम्प्लॉय एजुकेटेड है, मैं लंबी दौर से गुजर के वहाँ उसको एम्प्लॉयमेंट मिली है, तो उसके बाद स्किल्स है, क्वालिफिकेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन हमारी कंपनी के हिसाब से काम कैसे करना है उसकी ट्रेनिंग देगा, यानी कि जो उसकी नॉलेज है उसको पॉलिश करना हमारे यहाँ के हिसाब से। मालूम मैं टीचिंग कर रही हूँ, मैंने कहीं भी जॉब के देखने को उन्होंने कहा हमारे स्कूल का ये सिस्टम है, ये एग्जामिनेशन सिस्टम है, आपको ऐसे ही कराना होगा। उनकी डेवलपमेंट करना, क्योंकि एम्प्लॉय को कब सही लगेगा जब उस एम्प्लॉय की हर डेवलपमेंट हो। इसलिए क्यों बिग फोर में और ये सारे बैंक्स में क्यों जाना चाहते हैं, क्योंकि वहाँ पे एम्प्लॉय डेवलपमेंट बहुत अच्छी है। जिनको बड़ी कंपनीज में जाना चाहते हैं तो वहाँ को ओवरऑल डेवलपमेंट अच्छी है, एम्प्लॉय डेवलपमेंट प्रोग्राम रेगुलरली होते रहते हैं। फिर परफॉर्मेंस अप्रूवल, ये उनका रिपोर्ट कार्ड करेंगे। जब आप काम कर रहे हो, जैसे आप लोग इस चीज से जुड़ने के बाद इच्छा नहीं छूटेगा, स्कूल में एनुअल एग्जाम्स होते हैं तो जॉब में एनुअल अप्रूवल होता है। कि परफॉर्मेंस अप्रेजल में आपने पूरे साल कैसे काम किया, ऑर्गेनाइजेशन को क्या फायदा पहुंचाया, आपने पीयर ग्रुप के साथ कैसे किया, आपकी पीयर ग्रुप आपके बारे में क्या कहती है, आपकी बॉस आपके बारे में क्या कहती है, आपके जूनियर्स आपके बारे में क्या कहती है, आपने कंपनी को क्या कॉन्ट्रीब्यूट किया एक्स्ट्रा। सब्जी के साथ धनिया का सब कुछ एक होगा ना फ्री वाला, वही है। आपको जिस काम के लिए रखा उसके अलावा हमने क्या कंट्रीब्यूट किया, ये भी बहुत सारी चीजें परफॉर्मेंस अप्रेजल में मेजर की जाती है। एंड उसके बाद परफॉर्मेंस अप्रेजल के बाद उनका बोनस, उनका सैलरी हाइक, ये सब डिसाइड ये आपके एनुअल रिपोर्ट का है। फिर ये होगी परफॉर्मेंस अप्रेजल। मॉनिटरी का बेनिफिट हुआ ही प्रमोशन को देना है, करियर प्लानिंग, आप ये कोर्स कर लो, हम आपको ये कोर्स करवा रहे हैं, तो कंपनी उसको स्पॉन्सर कर रही है कि आप ये कोर्स करो क्योंकि आप एक अच्छे एम्प्लॉय हो, आप ये कोर्स करके हमारी कंपनी को फायदा उठाओगे। तो उनकी करियर प्लानिंग करना, ठीक है ना, प्रमोशन देना और फिर इनको कॉम्पिटिशन, ऐसा तो इम्पोर्टेंट देखो ठीक है। तो ये सारी हमारी बहुत लोड में आता है कितना रिक्वायर्ड है, मतलब हमें कितने लोग चाहिए। एनालिसिस में आता है, वर्क फोर्स में आता है, हमें कितना का प्रेजेंट सीख रहे हैं, ये हमारा प्रेजेंट है और ये हमारा रोजगार। फिर समझ में आ गया। तो एक बार बुक से जितने टॉपिक हमने आज किए वो सारे कवर हो गए, ठीक है। तो स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिए बट फिर भी मैं बोल दूँ, तो like, share and press the bell button for getting your notifications.